हेलो फ्रेंड्स, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की सीरीज को हम फिर से रिज्यूम करने जा रहे हैं, यानी कि आज के सेशन के ड्यूरिंग हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12। ओके, इसके ड्यूरिंग हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स, आपके डीपीएसपी एंड आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों का जिक्र हमारे इस लेसन में कर रखा है। दोस्तों, इससे पहले हमने आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 19 तक हमने जिक्र कर लिया था, और आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 20, 21, 21A एंड 22। इनके बारे में अपन कंप्रीहेंसिव स्टडी करने वाले हैं आज इस सेशन के ड्यूरिंग। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। ओके, तो जो दोस्तों हमारा पहला आर्टिकल बोलता है, यानी कि आर्टिकल 20, आर्टिकल हमारा 20 कहता है अपराधों के लिए दो सिद्धि के विषय में संरक्षण। दोस्तों, ये जो बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फंडामेंटल राइट की। ये जो भी सेशन जो अभी तक हम पढ़े हैं, यानी कि हमने बात की है फंडामेंटल राइट, यानी कि हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की। तो यानी कि यार व्यक्ति को कुछ ऐसे अधिकार, ऐसे कुछ स्वतंत्रता, ऐसे कुछ राइट इसमें बात की गई है। जी हाँ, तो पहला जो हमारा आर्टिकल 20 है वो ये बताता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये आर्टिकल कहता है कि यार व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या बोलता है? कि आप गिरफ्तार करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका एक प्रोसीजर होना चाहिए। आप प्रोसीजर के बिना किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं कर सकते हो? गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। तो इसमें पहली कंडीशन, इसमें देखो 2-3 कंडीशंस की बात की गई है, उसको अपन 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। इसकी जो पहली कंडीशन है, यानी कि अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये कहता है कि यदि जब तक किसी व्यक्ति ने विधि का उल्लंघन नहीं किया है, ये कहता है किसी भी व्यक्ति ने विधि का उल्लंघन नहीं किया है, कि किसी भी विधि या फिर कानून का उल्लंघन नहीं किया है, तब तक आप उसको अपराधी घोषित नहीं करेंगे, तब तक आप उसको अपराधी नहीं मानेंगे। ठीक है, हमने उसको अपराधी नहीं माना। यदि दूसरी बात ये कहती है कि सपोज दैट उस व्यक्ति ने अपराध किया भी है, ओके, उसने अपराध कर लिया है, यदि उस व्यक्ति ने अपराध कर लिया है तो उस व्यक्ति को वही सजा मिलेगी, यानी कि उस व्यक्ति को क्या मिलेगी? वही सजा मिलेगी जो उस समय कानून में लिखित में थी, यानी कि वही सजा मिलेगी जो अपराध के टाइम में थी। कौन सी सजा मिलेगी? जो अपराध के समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, वही उसको पनिशमेंट मिल सकता है। सपोज दैट एक व्यक्ति ने अभी अपराध किया है और उस समय सपोज दैट एक फॉर एग्जांपल देखते हैं, अपन किसी का मर्डर कर दिया है, इसी ने किसी की हत्या कर दी है, और अभी हमारा कानून बोलता है कि किसी व्यक्ति ने यार किसी की हत्या की है तो उसका उस पर सजा मिलनी चाहिए 15 साल की सजा, 15 साल की कैद मिलनी चाहिए। ये व्यक्ति अभी इसका मामला चल ही रहा है, 4 महीने बाद में कुछ बहुत बड़ा कांड हो जाता है और हमारे संविधान में ये प्रावधान कर दिया जाता है कि यार जिस व्यक्ति ने भी किसी की हत्या की है तो उसको हत्या का सजा मिलेगी। तो अब देखो, इस व्यक्ति ने क्या किया था? हत्या की थी। उस समय हमारा संविधान बोलता कि यार 15 साल की सजा है, तो उस व्यक्ति को 15 साल की सजा ही मिलेगी, ना कि उसको मृत्यु दंड मिलेगा, चाहे हमारे संविधान में उसके बाद में अमेंडमेंट क्यों ना कर दिया हो या फिर कोई नई धारा क्यों ना ऐड कर दी गई हो। तो ये बोलता है, एक तो कहता है कि जब तक यार उसने कुछ विधि का उल्लंघन नहीं किया है तब तक आप उसको अपराधी नहीं मानोगे। दूसरी बात कहता है, चलो उसने अपराध कर भी लिया है, तब आप उसको वही सजा दोगे जो उसने अपराध के टाइम में हमारे संविधान में लिखी गई थी। जैसे कि एक व्यक्ति 3 साल की सजा भुगत रहा है, उसके बाद में उसका आ गया कि इस समय जो भी हत्या कर रहे व्यक्तियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, और कहते कि जो भी अंदर व्यक्ति विचाराधीन है या फिर जो भी सजा भुगत रहे हैं उनको भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। ये हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत हमारा आर्टिकल जो 20 है वो इसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, इसी के तहत जो दोस्तों अगली बात बोली गई है, अगली बात इसमें कहता है, इसके तहत अगली बात बोलता है कि व्यक्ति को एक जुर्म के लिए, क्या बोलता है? एक जुर्म के लिए कितनी सजा मिलनी चाहिए? एक ही सजा मिलनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि अलग अलग कोर्ट से या फिर अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी होती है, अलग अलग जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उनको अलग अलग जगहों से अलग अलग सजाओं का प्रावधान नहीं मिलेगा। यदि उसने किसी की हत्या की है तो जो भी एक कोर्ट उसको सजा सुना देगा तो वो सजा उसके लिए जो आपकी एक्सट्रीम एंड जो आपकी फाइनल उसके लिए पनिशमेंट होगा। तो उसके लिए ये प्रावधान किया गया हमारा आर्टिकल 21 है, क्योंकि दरअसल दोस्तों अपन बात करते हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार की, जो किसके होते हैं? व्यक्ति के होते हैं। जो किसके खिलाफ होते हैं?
राज्य के खिलाफ व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं। इसका मतलब सीधा सा यही होता है कि राज्य के जो अत्याचारी कानून है, उनके अत्याचारी प्रशासनिक व्यवस्था है, उनसे व्यक्ति को बचाना होता है। तो इन्हीं के तहत उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, यानी कि प्रोटेक्शन दिया जाता है इस तरह के अपराधों से संबंधित प्रावधानों के संबंध में। दोस्तों बात करते हैं अगले हमारा जो आर्टिकल 21 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यदि मेरी ओपिनियन में यदि मुझसे पूछा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो आपको सबसे महत्वपूर्ण लगता है, तो मुझे लगता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड जो प्राइम जो आपका फंडामेंटल राइट है, मैं इसको मानता हूं। क्योंकि दोस्तों ये क्या कहता है, इसमें जबरदस्त का कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। और जो आर्टिकल 20 है और इसके बाद का जो आर्टिकल 22 आता है, इसको भी ये प्रोटेक्ट करता है। इसको भी कौन प्रोटेक्ट करता है, आर्टिकल 21 करता है। अभी जो हमने 20 पढ़ा है, उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, उसको बचाएगा कौन? यदि इसकी अत्याचारी सरकार ने कर भी लिए, कौन बचाएगा, आर्टिकल 21 उसको बचाएगा। कैसे बचाएगा, उसकी बात करते हैं आर्टिकल 22 पढ़ने के बाद में। दरअसल अभी अपन पढ़ते हैं कि जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का मतलब क्या है, क्या अधिकार है, संरक्षण नहीं है, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। ओके, इसका क्या मतलब हो गया, यानी कि यह कहता है किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसके जीवन जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी कि किसी व्यक्ति को मारा नहीं जा सकता। अरे सर, आप तो कहते हो कि फांसी की सजा, फिर तो हो सकता है उन्होंने ये आर्टिकल पढ़ा नहीं होगा 21 वाला। अरे नहीं दोस्तों, इसमें कहा गया है कि व्यक्ति जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता ले सकते हो, आप ले सकते हो, लेकिन उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा, वाह, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, यदि आप इस आर्टिकल के रिगार्डिंग अपने एग्जाम में या फिर अपनी नोटबुक में या फिर जहां पे भी लिखते हो, इस आर्टिकल से रिगार्डिंग ये लाइन नहीं लिखते हो, तो आपकी इस पढ़ने की टॉपिक की और पूरा फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ने की कोई प्रायिकता नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है। इसका जो असेस है वो ये है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आप मार सकते हो किसी भी व्यक्ति को, फांसी दे सकते हो भैया, लेकिन विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को आप छीन सकते हो, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी ज्यादाती हो सकती है, अत्याचार हो सकते हैं। यू मे टेक अवे दी एनी ऑफ द पर्सनल लिबर्टी ऑफ द एनीवन, है ना, आप ले सकते हो, लेकिन प्रोसेस इज एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ओनली, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही ले सकते हो, इसके अलावा आप उसकी नहीं ले सकते हो। और जो जीवन जीने की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी जुडिशरी ने कुछ इस तरह से इसको डिफाइन किया है, इसमें 100+ आपको स्वतंत्रता दे रखी है, यानी कि 100 से अधिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख कर रखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन जीने की स्वतंत्रता का ही अधिकार दे रखा था। लेकिन केस टू केस, जैसे जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास में केस आते गए, उन्होंने डिफाइन किया यार ये अधिकार किस टाइप के अधिकार में शामिल है। तो आप देखोगे जो हमारा निजता का अधिकार, जैसे अपन पढ़ते हैं राइट टू प्राइवेसी, जो अपन निजता का अधिकार जो है, जो हमारा निजता का जो अधिकार है। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा आरटीआई, सूचना का अधिकार, ये भी किसके तहत शामिल किया गया, जीवन जीने के अधिकार के तहत शामिल किया गया है, या फिर जीने और प्राण व दैहिक स्वतंत्रता कह दो, या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की स्वतंत्रता में शामिल किया गया है। क्योंकि दोस्तों इसको जब अपन कंपटीशन लेवल पे पढ़ते हैं तो इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं कि व्हाई आरटीआई इज द कम्स अंडर द फंडामेंटल राइट अंडर 21, यानी कि क्यों आर्टिकल 21 के तहत इसको काउंट किया जाता है, इसका बहुत अच्छा डेफिनेशन वहां पे दिया जाता है। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं कि इस स्वतंत्रता के अंतर्गत इतनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख कर रखा है। आपको सोने का अधिकार है, घर वाले नहीं जगा सकते, बता रहा हूं, नहीं पता हो तो ओके, पढ़ाने के लिए टॉर्चर नहीं कर सकते घर वाले की, बेटा पढ़, सोना फंडामेंटल राइट है, जीने के अधिकार में शामिल है। ओके, शुद्ध हवा, शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध पानी, आने जाने की, घूमने फिरने की, हाँ ये आपको विदेश में घूमने की भी स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी कि विदेश भ्रमण की स्वतंत्रता भी आपको क्या करता है,
प्रदान करता है। कल की डेट में आप फॉरेन जाते हो और आपको कोई मना कर दे कि आप फॉरेन नहीं जा सकते हो, तब आप सीधा कह सकते हो कि माय डियर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मुझे आर्टिकल 21 ये बोलता है कि आप विदेश में घूम सकते हो। और आपको दोस्तों याद आ रहा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 19, जिसमें मैंने कहा था कि आपको देश के अंदर कहीं पे भी घूमने की स्वतंत्रता प्रदान करता। आर्टिकल 19 जिसमें मैंने कहा था विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, और भाषण बोलने की स्वतंत्रता है, विचरण करने की, घूमने की स्वतंत्रता है, कहीं पे निवास करने की स्वतंत्रता है। ये सारी 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का अधिकार मैंने आपको बताया था। उसमें भी मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल पार्टी, न्यूज़पेपर की स्वतंत्रता है ना, लिख के किस तरह से बोल के आप इसको व्यक्त कर सकते हो। ये हमने आर्टिकल जो 19 वाला वीडियो इससे पहले वाला है उसको अच्छे से जाके देखें। उसमें हमने कहा था कि यदि आप विद इन द कंट्री कहीं घूमना चाहते हो, मुझे यूपी में जाना है, राजस्थान जाना है, कहीं मुझे एमपी जाना है, कहीं पे भी मैं जा सकता हूं, वो मुझे कौन प्रदान करता है, उसको कौन नहीं रोक सकता? आर्टिकल 19 उसमें मुझे प्रोटेक्शन देता है। लेकिन मुझे विदेश जाना हो तो मुझे उसका प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है कि आप विदेश भ्रमण कर सकते हो। 1978 का मेनका गांधी केस आया था, उसके बाद से इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया था। ओके, अब इसके बाद में दोस्तों अपन देखते हैं, ये बहुत बड़ा, बहुत ही अपने आप में यूज है, और ये इतना बड़ा है कि आप देखो दोस्तों, आर्टिकल जो हमारा 22 है और इससे पहले हमने पढ़ा था 20, इस मौलिक अधिकारों को आप इमरजेंसी के ड्यूरिंग भी क्या नहीं कर सकते हो, सस्पेंड नहीं कर सकते हो। क्या मतलब हो गया सर? देखो, यानी कि जब भी आप में नेशनल इमरजेंसी लगती है, यानी कि जब भी आपके देश पे राष्ट्रीय आपात आ जाता है, राष्ट्रीय आपात आ जाता है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी आपात आप बाद में पढ़ोगे, जिसमें आर्टिकल 352 की बात की गई है, या फिर 356 की बात करूं। नेशनल इमरजेंसी तो दोस्तों आर्टिकल 352 में है, बाकी राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपात 360 में उल्लेख कर रखा है। जब भी नेशनल इमरजेंसी आती है ना, भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359 के तहत ये पावर होता है कि मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। जी हाँ, ये मत बोल देना मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकता है। समाप्त करना और निलंबित करना अपने आप में बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। हाँ, निलंबित कर सकता, सस्पेंड कर सकता है, न कि हटा सकता। अरे हटा कैसे सकता है यार? इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है जो पर्सनल लिबर्टी, इतनी बड़ी आपको जो एक व्यक्ति को जो सरकार के विरुद्ध जो अधिकारों को देता है, कैसे हटा सकते हो आप? सरकार का एक व्यक्ति का एकमात्र ही तो हथियार है मौलिक अधिकार। तो इसको क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता। कौन कर सकता? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं यहाँ पे पी लिख रहा हूं, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, आर्टिकल जो 21 है, यानी कि आर्टिकल हमारा 20 है और आर्टिकल हमारा जो 21 है, उसको किसी भी सिचुएशन में आप क्या नहीं ले सकते हो, उसको आप भंग नहीं कर सकते हो, निलंबित नहीं कर सकते हो, व्यक्ति से ले नहीं सकते हो, सीज नहीं कर सकते हो, रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहली लाइन ही लिखोगे आर्टिकल 21 किसी भी सिचुएशन में, यानी कि यहां तक आपकी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता, सीज नहीं किया जा सकता। यह बात करता है आपका आर्टिकल 21। इससे संबंधित आप बात का ध्यान रखें। अभी अपन देखते हैं आर्टिकल 22 के बारे में, उसके बाद में फिर से आएंगे अपन आर्टिकल 20 के बारे में, 21 के बारे में, किस तरह से आर्टिकल 21, 20 और 22 को प्रोटेक्ट करता है। ओके, सॉरी, इससे पहले हमारा आ जाता है आर्टिकल 21A। दोस्तों हमारी वैसे बुक में तो नहीं दे रखा था, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है आगे अपनी बुक के साथ में इसको शामिल कर दिया जाए। देखो दोस्तों, हमारा जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान ये संशोधन हुआ था, लिख देना पूरा उसको, ये आपका हुआ था 2002 में, यानी कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत, जो आपको पता होगा दोस्तों, आपकी स्कूल में जो RTE है ना, यानी कि राइट टू एजुकेशन है, इसको भी किसके तहत शामिल किया गया है? आर्टिकल 21 के तहत है। इसका मतलब इट्स प्रोटेक्टेड बाय द आर्टिकल 21, यानी कि इसको संरक्षण आर्टिकल 21 के द्वारा प्रदान किया गया है, यानी कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के तहत इसको शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये कहता है कि जब तक यार आदमी पढ़ लिख नहीं सकता तो उसकी जिंदगी जीने का क्या अधिकार है, जिंदगी जीने का उसका क्या अधिकार है। और थोड़ा पीछे जाके देखते हैं। और दोस्तों जो हमारा आर्टिकल 21 है ना, इसमें हमारी भारत की जुडिशरी ने एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक जजमेंट देते हुए कहा था कि लाइफ इज नॉट जस्ट मियरली ब्रीदिंग, यानी कि जिंदगी का मतलब सांस लेना नहीं है, बट लाइफ इज दैट लिविंग विद द चॉइस एंड डिग्निटी, यानी कि जिंदगी का मतलब है कि अपनी इच्छा के अनुसार गरिमापूर्ण जिंदगी जिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, मैं कहता हूं ना कि सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को 10 सालों तक उसको सजा में रख रही है। एक एग्जांपल देता हूं, रुको आपको।
अभी आपको पता होगा राजीव गांधी के जो हत्यारे थे उनकी फांसी की सजा रोक दी गई है। फांसी की सजा क्यों रोक दी गई है दोस्तों? इसी की वजह से रोक दी गई है। देखो अब इसमें क्या है, ये कहता है जिंदगी जीने का मतलब केवल सांस लेना नहीं है, बट जिंदगी का मतलब ये है कि गरिमापूर्ण शान के साथ में जिंदगी जीना। कोई व्यक्ति आपको टॉर्चर किए जा रहा है, परेशान किए जा रहा है और आप घुट घुट के जिंदगी जी रहे हो, इट्स नॉट मीनिंग दैट आर दे प्रोटेक्टेड देयर लाइफ एंड लिबर्टी। देखो लाइफ एंड जो पर्सनल लिबर्टी है वो आपकी प्रोटेक्टेड नहीं हो रही है, उसको बचाया नहीं जा रहा है। उसको क्यों नहीं बचाया जा रहा है? क्योंकि जिंदगी का मतलब गरिमापूर्ण जिंदगी जिए यार, इसलिए 100 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी है। देखो अब इसके तहत एक व्यक्ति सजा काट रहा है और उसको पता चला है कि उसको फांसी की सजा मिल गई है। उसको क्या हो गया? फांसी की सजा मिल गई है और उस व्यक्ति को 4 साल से वो जेल के अंदर है। उसको बोला जाता है कि सपोज दैट मैं आपको एक डेट बता दूं आपको कि 22 जनवरी को आपको फांसी होने वाली है। ओके, और ये व्यक्ति को पता चलता है 1 जनवरी को। अब मुझे बताइए दोस्तों, जब उस व्यक्ति को ये पता चलता है कि उसको 22 जनवरी को फांसी होने वाली है, तो क्या व्यक्ति वो चैन से सो पाएगा, खाना पीना पी पाएगा, या फिर अपनी जो भी एक्टिविटी हो 22 दिन उसके किस तरह से निकल रहे होंगे? जस्ट इमेजिन करो, उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, उसके ड्रीम है, चाहे उसने गुनाह किया होगा, मैं मानता हूँ कितना बड़ा जुर्म किया होगा, लेकिन जब व्यक्ति को ये पता चल जाए कि यार मेरे को 22 तारीख को फांसी होने वाली है, या फिर गलत काम करके आए हैं कि यार इतना बड़ा मेरे पे कलंक लगाया जा रहा है, वो 22 दिन कितना बड़ी बेरहमी से काट रहा होगा। ओके, जब 22 तारीख से 2 दिन पहले 20 तारीख को उसको बता दिया जाता है कि तुम्हारी जो फांसी की सजा है वो 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दी है। इमेजिन करो दोस्तों, 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दी है, यानी कि 1 साल फिर से वो घुट घुट के जिंदगी जीता रहेगा? जी नहीं। यही तो कहता है व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, कि आप किसी भी व्यक्ति की जान ले सकते हो, लेकिन विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि को यूं आप जलील करके किसी को नहीं मार सकते हो। कानून कहता है जुर्म किया है फांसी दीजिए, लेकिन फांसी की जो आपने डेट बढ़ा दी उसको भी आप एक वैधानिक और विधिवत तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, उसके प्राण लेने पड़ेंगे, विधि के अकॉर्डिंग लेने पड़ेंगे। ये नहीं कि आप सजा पे सजा, सजा पे सजा, उसका टाइम पे टाइम, डेट पे डेट आप उसकी बढ़ाते जा रहे हो, व्यक्ति घुट घुट के जी रहा है। उसकी मौत एक अच्छी तरीके से होनी चाहिए। विधि के द्वारा आप मार सकते हो, लेकिन घुट घुट के जीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो। ये बात करता है हमारा आर्टिकल 21। ओके, अब इसके बाद में अभी हम आगे देख रहे थे शिक्षा का अधिकार। ये व्यक्ति कहता है कि यार जब तक व्यक्ति के पास में नॉलेज नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं जानता डोनाल्ड ट्रंप कौन है, एजुकेशन क्या है, यूट्यूब क्या है, फेसबुक क्या है, व्हाट्सएप क्या है, तो यार वो व्यक्ति अपनी गरिमापूर्ण जिंदगी थोड़ी ना जी रहा है। यानी कि उसको पता ही नहीं है, शिक्षा के बिना बिल्कुल उसकी जिंदगी अंधकार में, चाहे उसके पास कितने पैसे हो, उसको नहीं पता होता ना कि किस तरह से क्या चीजें होती है, किस तरह से चलना, आना जाना, बोलना, देश दुनिया में क्या चल रहा है, वो पृथ्वी के किस कोने में खड़ा है, इंडिया कहाँ पे है, पाकिस्तान कहाँ पे, भारत कहाँ पे, उसको कोई मतलब नहीं है कैसे भारत आजाद हुआ। यदि ऐसी स्थिति बन जाती है तो यार व्यक्ति वो जी थोड़ी रहा है, वो तो जिंदगी को जस्ट काट रहा है। लेकिन हमारा आर्टिकल 21 कहता है कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जिंदगी जीना चाहिए, और इसी के चलते उन्होंने आर्टिकल 21 को आर्टिकल 21A में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत किया, और जो शिक्षा का अधिकार था उसको भी किसके तहत डाल दिया गया, आर्टिकल 21 के अंदर ही सब क्लॉज में डाला गया। नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसको ए के रूप में डाला गया था और कहा गया था कि भाई शिक्षा का अधिकार भी व्यक्ति के जीने का अधिकार है। हाँ, जब तक वो पढ़ेगा नहीं तब तक वो अपनी जिंदगी नहीं जी रहा है। कुछ बच्चे आप देखते होंगे जो फुटपाथ पे बैठे रहते हैं, या फिर उनके मम्मी पापा लेबर होते हैं, या फिर जो घरों में काम करने के लिए जाते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे उनके साथ में जाते हैं। तो दोस्तों थोड़ा इमेजिन कीजिएगा, क्या वो बच्चे अपनी जिंदगी गरिमापूर्ण जी रहे हैं? जी नहीं। जब तक उनको शिक्षा का अधिकार नहीं, यार वो पढ़ लिख के अपनी पूरी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं, पूरा फ्यूचर बदल सकते हैं, लेकिन वो नहीं पढ़ेंगे तो फिर उनकी भी जनरेशन कुछ इसी तरह से चलती जाएगी। दोस्तों हमारे जो भी भारत की जुडिशरी को मैं कहूंगा कि इतनी बड़े उसमें बिग ऑफ द बिग ब्रेन बैठते हैं, वो एक एक चीज को सूक्ष्म विजुअलाइजेशन करते हैं, उसको एक एक चीज को बिल्कुल निकाल के रखते हैं। हम सोच भी नहीं सकते उन्होंने किस तरह से शिक्षा के अधिकार को जीने के अधिकार में शामिल कर दिया। ओके, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों बंदीकरण से संरक्षण। बंदीकरण से संरक्षण का मतलब क्या, बंदी नहीं बना सकते? हाँ, यही बताता है, बंदी नहीं बना सकते, यानी कि आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, आपको डिटेंशन में नहीं डाल सकते। तो सर जेलों में तो बहुत सारे लोग रह सकते हैं, रहते हैं, हाँ रह सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये कहता है कि केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही आप इसको क्या कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो। कैसे? देखो, ये कहता है कि भैया कि व्यक्ति को जब तक उसका जुर्म या अपराध आप नहीं बता देते हो, जुर्म या फिर आप उसका अपराध नहीं बता देते हो, तब तक आप उसको क्या नहीं कर सकते हो, गिरफ्तार नहीं कर सकते हो।
गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। कब तक नहीं कर सकते हो? जब तक आपने उसके जुर्म और अपराध को नहीं बताया है तब तक आप उस व्यक्ति को क्या नहीं कर सकते हो? गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। पहली कंडीशन तो ये है। ऐसे नहीं है कि एक पुलिस की गाड़ी आती है और एक व्यक्ति है, दो चार को उठा के चली जाती है कि देखो तुमने ये बहुत अपराध किया, तुम्हारी गुंडागर्दी अब नहीं बर्दाश्त की जाएगी, देखते हैं तुम्हारी, निकालते हैं हवा। तो ऐसा नहीं कर सकते। जब तक भाई आपका जुर्म नहीं है, जब तक अपराधी पुलिस आपको बताएगी कि आपको इस अपराध में गिरफ्तार किया जाता है, जैसे जनरली आप फिल्मों में देखते हो, इन ग्राउंड लेवल ये चीज़ें होती नहीं है, यानी कि जमीनी हकीकत में ये चीज़ें नहीं है, फिर भी आप इस चीज़ को क्लेम कर सकते हो कि यार जब तक मेरे को अपना जुर्म नहीं बताओगे, मुझे अपराध नहीं बताओगे, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपने जुर्म किया है, आपने अपराध, तो आपको क्या किया जा सकता है? गिरफ्तार किया जा सकता है। तो अगला कहता है किसी व्यक्ति ने जुर्म किया है और उसको आपने अपराध भी कर लिया है, या फिर जुर्म किया या ना किया ये तो बाद में जुडिशरी डिसाइड करेगी, आपने उसको बता के गिरफ्तार कर लिया, ओके। लेकिन जब आपने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया ना, तो विद इन 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा? उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको पेश करना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको क्या करना पड़ेगा? न्यायाधीश के समक्ष उसको पेश करना पड़ेगा। यानी कि आपको ये नहीं है कि पुलिस आपको उठा के ले जाती है और जेल में आप कई दिन तक वहां पे रहते हो और आपको डंडों से कुटाई होती जा रही है, ऐसा नहीं कर सकता। ये कौन स्वतंत्र देता है यार? आपको आर्टिकल 22 कहता है, आर्टिकल 22 सेफगार्ड देता है। आप क्लेम कर सकते हो यदि कोई पुलिस आपको ज्यादा टाइम तक अपने पुलिस स्टेशन में रखती है और किसी भी, आपको पता होगा छोटे मोटे जुर्म में SDM के सामने पेश किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि यही आर्टिकल काम करता है दोस्तों उस समय, यानी कि व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर क्या करना पड़ता है? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। और ये 24 घंटों में बाद में आप पढ़ेंगे, अपनी बुक में नहीं दे रखा है कि जो गाड़ी में आने जाने का समय होता है वो काउंट नहीं होता, ओके। इसके बाद में ये कहता है कि ठीक है, आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया, 24 घंटे मुझे पेश भी कर दिया, ठीक है, लेकिन एक बात अगली फिर से बोलता है कि यार उस व्यक्ति को अपने किसी भी विधि व्यवसायी से मिलने की, कुछ ज्यादा हो गया क्या? विधि व्यवसायी, अरे वही व्यक्ति यार, वकील से। यानी कि ये व्यक्ति कहता है कि आपको वकील से कंसल्ट करने की परामर्श आपको देनी पड़ेगी। आप वकील से कंसल्ट कर सकते हो, आप किसी भी लॉयर से मिल सकते हो, एडवोकेट से मिल सकते हो कि यार मैंने ये जुर्म किया, क्या क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सारा चीज को आपको क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है। वकील से मिल सकते हो, अरेस्ट करके पुलिस आपको नहीं रख सकती है, 24 घंटे पेश करना पड़ेगा, और इलीगली आपको क्या नहीं कर सकती? अरेस्ट नहीं कर सकती, डिटेंशन में नहीं डाल सकती। ये कौन बात करता है? आर्टिकल 22 करता है। अब यहां से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट देखिए। अब दोस्तों यहां से एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। यदि आपने पीछे के अभी तक का सेशन में जो वीडियो हमारा चला है, यदि आपने अच्छे से समझा है तभी यह समझ में आएगा, ओके। अब मैं यहां पे एक बनाता हूं, यहां पे मैं आर्टिकल 20 बनाता हूं, और यहां पे मैं आर्टिकल 21 बनाता हूं, और यहां पे मैं बनाता हूं आर्टिकल 22। जो आर्टिकल मैंने आपको पहले बताया था कि जो आर्टिकल आपका 21 है वो इन दोनों को, यानी कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, इनको संरक्षण प्रदान करता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझने लायक बात है। बाकी छोटी मोटी चीजें आप अपनी बुक से और कहीं से भी देख लोगे। देखो ये कैसे संरक्षण देता है। मैंने कहा भैया ये जो भी करता है, व्यक्ति को अरेस्ट करेगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा, और मजिस्ट्रेट के सामने पेश 24 घंटे में करेगा, बिना जुर्म के उसको या फिर बिना बताए उसको अरेस्ट नहीं करेगा, और उसके बाद में वकील से मिलने की परामर्श देगा। यदि इनमें से, जैसे कि मैंने फर्स्ट, सेकेंड और जो थर्ड तीनों कंडीशन बने, यदि पुलिस ने एक भी फॉलो नहीं किया तो क्या उखाड़ लोगे? मुझे बताओ आप क्या कर लोगे? यदि उसने एक भी प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो उसने क्या कर लिया? उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ले लिया। अरे भाई व्यक्ति को यहाँ पे जब व्यक्तिगत ही आप उसको क्या कर सकते हो? उसको जब अरेस्ट करके रखे हो आपने, उसकी क्या कर ली? आपकी पर्सनल लिबर्टी ले ली, उसके व्यक्तिगत अधिकार का हनन कर दिया। अब जब आपने व्यक्तिगत अधिकार का हनन किया है तो व्यक्तिगत अधिकार को प्रोटेक्ट कौन करता है? आर्टिकल 21 करता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि आप जो भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता लोगे या फिर व्यक्ति के प्राण तक लोगे, लेकिन किसके द्वारा लोगे? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत। तो आपने विधि के द्वारा यानी कि कानून को फॉलो किया क्या? नहीं किया, तो आपने क्या कर लिया? व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीने के अधिकार का आपने क्या कर दिया? हनन कर दिया। सेम वे आर्टिकल 20 में क्या कहा गया था? यानी कि जब तक व्यक्ति कोई विधि का उल्लंघन नहीं करता है तो आप उसको अपराधी घोषित नहीं करोगे। और आपने व्यक्ति ने
अपराध किया है तो एक से ज़्यादा सजा नहीं दे सकते हो। उसके बाद में दूसरा कहता है कि भाई उस समय जो आपका कानून काम कर रहा था आप उसी के अकॉर्डिंग सजा दोगे। ये इसमें भी 1 2 3 आपको याद हो तो मैंने 3 पॉइंट आपको इसमें बताए थे। तो इसके जो 1 2 3 पॉइंट में से किसी भी पॉइंट को यदि ब्लफ मारती है पुलिस या फिर जुडिशरी तो सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, किसके अंडर में आ जाएगा, ये आर्टिकल 21 के आ जाएगा। आर्टिकल 21 कहता है माय डियर आप कुछ भी करो, आर्टिकल 22 के तहत भी करो, आर्टिकल 20 के तहत भी करो, लेकिन आपको प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ ओनली करना पड़ेगा। विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, जो प्रोसेस बताएगा उसके अकॉर्डिंग करो, इसके अकॉर्डिंग। ये कहता नहीं करे तो अरे आर्टिकल 21 तो कहता इतना ह्यूजली डिफाइन किया गया हमारी सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी ने, इतना बड़ी तरीके से उसको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया कि यार आर्टिकल 21 यदि ये दोनों वायलेट करते हो तो इसको रक्षक कौन है, आर्टिकल 21 है। और आर्टिकल 21 आपने कहा, मैंने कहा था कि ये मेरे ओपिनियन में आर्टिकल जो 395 है 395 अनुच्छेदों में सबसे असेस ऑफ द होल कॉन्स्टिट्यूशन ये है, उसका जो निचोड़ है ना वो आर्टिकल 21 है इन माय ओपिनियन। ओके, इसके बाद में दोस्तों ये तो थे हमारे, अब बंदीकरण से संरक्षण से संबंधित था। उसके बाद में भी दोस्तों अपन एक बात करते हैं। देखो मैंने कहा था कि भाई किसी भी व्यक्ति को इस तरह से गिरफ्तार नहीं कर सकता, या फिर मैंने 1 2 3 जो भी प्रोसेस बताए थे उनको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यदि ये तीनों प्रोसेस फॉलो ना किया जाए तो क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल गलत काम हो रहा है। जी हाँ, मैं मानता हूँ गलत काम हो रहा है। उसको बोला जाता है निवारक नज़रबंदी, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 22 जो हमने लास्ट में जो पढ़ा था वो क्या कहता है कि यार ये जो प्रोटेक्शन जो दिया जाता है 2 व्यक्तियों को नहीं दिया जाएगा। कौन से 2 व्यक्ति, एक तो शत्रु देश के नागरिक जो होंगे, यानी कि जो हमारे शत्रु होंगे उनको नहीं दिया जाएगा, और दूसरा ये कहता है कि जो निवारक नज़रबंदी के तहत जो गिरफ्तार हैं उनको नहीं दिया जाएगा। जो निवारक नज़रबंदी वाले हैं उनको ये नहीं दिया जाएगा। आप कहोगे सर निवारक नज़रबंदी वालों को क्यों नहीं दिया जाएगा? ओके, इसकी भी बात करते हैं। ओके, अब इसके बाद में अपन देखते हैं निवारक नज़रबंदी का मतलब क्या होता है। दोस्तों निवारक नज़रबंदी का मतलब होता है किसी व्यक्ति को सजा नहीं देना, उसको गिरफ्तार जरूर किया जाता है। देखो 2 तरीके से उसको गिरफ्तार किया जाता है। एक व्यक्ति को 2 तरीके से गिरफ्तार किया जा सकता है। एक तो उस व्यक्ति को इस तरह से गिरफ्तार किया जाता है कि उसने कुछ अपराध किया है, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर लिया है तब उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसको के जुर्म में, यानी कि अपराध के जुर्म में, उसको अपराध के जुर्म में उसको अरेस्ट किया जाता है। दूसरा जो अरेस्ट किया जाता है वो अपराध को होने से रोकना। वाओ, क्या मतलब है, ये तो क्या दे रहा है, इस व्यक्ति को सजा दे रहा है। ये इसको क्या दे रहा है, ये तो आपको दे रहा है सजा, ये तो देता है सजा, लेकिन ध्यान रखें ये आपको सजा नहीं दे रहा है। सजा क्यों नहीं दे रहा है? देखो गिरफ्तारी 2 तरह की होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बड़े बड़े जैसे कि जो गुंडा लोग होते हैं उनको कुछ जैसे इलेक्शन हो रहे हैं, या फिर जैसे कि मैं बाड़मेर से हूं तो मैं कह दूं कि भाई इस बाड़मेर में इस इलेक्शन के ड्यूरिंग जो भी पार्टीज आएगी, या फिर बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, जो वॉट एवर इट इज, तो मैं उसको उड़ा दूंगा। यदि मैं ऐसा कुछ बोल देता हूं तो क्या होगा, यानी कि मैं अपराध कर सकता हूं। तो इस संबंध में क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाता है, अपराध को होने से रोकने के लिए उसको क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इसमें मेरे को सजा थोड़ी दे रही, किसी अपराध की सजा थोड़ी मिल रही है, लेकिन अपराध ना कर दूं इसलिए बचाने के लिए मुझे क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। तो वो सजा अपराध के संबंध में नहीं दी जा रही है, लेकिन यदि किसी का मर्डर कर दिया है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, फिर उसको जो जेल में रखा जाता है उसको सजा बोला जाता है। अपराध के जुर्म में मैंने अपराध किया है तो मुझे वो सजा मिल रही है, तो मुझे डिटेंशन में रखा जा रहा है। ये 2 तरीके होते हैं। तो ये कहता है कि यदि इस तरह से कोई व्यक्ति अपराध की धमकी दे रहा है, या फिर हमें ऐसा लग जाता है तो देश की एकता अखंडता के लिए बिल्कुल खतरा पैदा हो गया है, सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं, बहुत मास लेवल पे कुछ बड़ा कांड हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है अपराध को रोकने के लिए। यही कहता है निवारक नज़रबंदी। नज़रबंदी का मतलब दोस्तों कदापि ये नहीं है कि उसको कहीं काल कोठरी में डाल के आंखें बंद कर दी जाती है। निवारक नज़रबंदी का मतलब ही है उसको जस्ट अरेस्ट में रखना, दूसरे व्यक्तियों की तरह डिटेंशन में रखा जाता है। तो इससे संबंधित हमने कानून बनाए हैं कि यार देखो व्यक्ति को हम स्वतंत्रता तो बिल्कुल देंगे। दोस्तों यहाँ पे क्रिटिसिज्म है, यदि आप थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व होते हो तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि सर अभी तक तो आप कह रहे थे कि व्यक्ति को क्या दिया जाता है कि बहुत प्रोटेक्शन दी जाती है, कि किसी व्यक्ति को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, और अभी आप कह सकते हो
कि यार निवारक नजरबंदी के तहत ऐसे किसी भी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। हाँ यार क्या कर सकते हैं, लेकिन इसके क्या क्या पॉइंट्स है उसको देखो। निवारक नजरबंदी कितना सही है कितना सही नहीं है, इस पे डिबेट पूरे वर्ल्ड लेवल पे चल रही है, इंडिया लेवल पे इसकी डिबेट चल रही है कि यार एक तरफ तो आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता का इतना बड़े प्रवर्तक हो और दूसरी तरफ आप व्यक्ति को ऐसे डाउट के आधार पे आप क्या कर सकते हो, गिरफ्तार कर सकते हो। आपके भी दिमाग में आता होगा कि सर ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लिया, यूं तो कल की डेट में जा रहा हूं और पुलिस आई पकड़ के ले गई। पहले तो आप कह रहे थे आपको अपराध बताए बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता, मैंने जब अपराध ही नहीं किया है तो फिर मेरे को कैसे अरेस्ट कर सकती है। दोस्तों ये डिबेट और यही आपका वाद विवाद का इशू अभी बना हुआ है। इस पर अपन थोड़ा सा एक अपना नजर डालते हैं कि किस तरह से ये सही है और किस तरह से गलत है, होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। देखो ये कहता है कि यार निवारक नजरबंदी जिसमें व्यक्ति को किसी को अरेस्ट कर सकता है, उसमें जो आप मैंने कहा था ना फर्स्ट सेकंड थर्ड जो मैंने कंडीशन बताई थी ना, इसको बिना फॉलो किए भी इस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। ओके, इस संबंध में दोस्तों हमने क्या किया था, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बनाया था। हमने बनाया था इसको 1980 में इंदिरा गांधी के टाइम में, और गांधी जी ने इसको 1984 में इंदिरा जी ने इसको क्या किया था, वापस से अमेंड करके इसको और ज्यादा इफेक्टिव बना दिया था। देखो इनमें क्या था, सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे पूरे इंडिया में, तो सांप्रदायिक जो दंगे थे, अब देखो यार सांप्रदायिक दंगों का मतलब क्या होगा, किसी भी तरह से जैसे दो जातियों के बीच में हिंदू मुस्लिम हो जाए या फिर किसी भी दो कास्ट के बीच में इस टाइप का बहुत बड़े लेवल पे हो जाए, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो उस मास्टरमाइंड हो और ज्यादा दंगे भड़क सकते हो और जान माल की हानि हो सकती है, जाने जा सकती है, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेना ही ज्यादा सही रहेगा। तो ऐसे में हमने बनाया था 1980 में NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूं, ये जो NSA के तहत अभी जो हमारा कोरोना चल रहा है, कोरोना के तहत जो तबलीगी जमात के लोग आपको पता होगा जो आपके दिल्ली से निकल के गए तो अलग अलग भागों में बंट गए थे, उस समय क्या हुआ था आपको पता होगा, बहुत ही न्यूज़पेपर और टीवी की बहुत बड़ी हेडलाइन बन गई थी। यानी कि गाजियाबाद के एक हॉस्पिटल में कुछ तबलीगी जमात के लोगों ने नर्सेस के साथ में दुर्व्यवहार किया था, उनके साथ में गलत व्यवहार किया था, तो इसके चलते उनमें क्या लगा दिया था NSA। ये यूपी गवर्नमेंट ने घोषणा की थी, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उन 6 व्यक्तियों को क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ क्या की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। देखो दोस्तों यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। देखो यार अभी हमारा देश पूरा कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है और सभी देशों से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपना जितना हो सके सभी अपना सपोर्ट करें, लेकिन मैं सपोर्ट तो छोड़ो, उसके अगेंस्ट कुछ जाता हूं तो इट मीन्स इट्स रियली थ्रेट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, ये राष्ट्र की सुरक्षा को रियल में एक धमकी और धक्का है। तो इसलिए उन व्यक्तियों को क्या कर लेना चाहिए, माय ओपिनियन में ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए और एज पॉसिबल एज सजा मिले उनको देना चाहिए। और इसके तहत व्यक्ति को 12 महीने तक क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। इस समय ये नहीं कि उनको अपराध बताया जाएगा या वकील से कंसल्ट करने दिया जाएगा या फिर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करवाया जाएगा, ना ऐसा नहीं किया जाएगा। तो यही तो होता है। तो कहोगे सर आप तो कह रहे हो इतना प्रोटेक्शन है फिर भी ये प्रोटेक्शन क्यों नहीं है। दोस्तों इसका एक ही मतलब है कि जब यार देश के सामने कुछ ऐसी विकट परिस्थितियां हो जाए, अपराध को रोकने के लिए हमें ऐसे कामों को करना पड़ेगा। हो सकता है अभी जो दुर्व्यवहार करे आगे ये और किसी घटना में गौर ना करे, ये रेप में कन्वर्ट हो जाए, तो इसलिए उस व्यक्तियों को क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। इसी तरह का एक कानून हमने और बनाया था, गैर कानूनी गतिविधियां निवारण। ये अध्यादेश जारी किया था, बाद में कानून बन गया था, और ये भी तो पहले अध्यादेश आया था और फिर बाद में कानून बन गया था। ये आपका आया था 2004 में। यानी कि इससे पहले जो हमारा पोटा कानून बना था उसको हमने खत्म कर दिया था, और पोटा जैसे ही फिर हमें और जरूरत पड़ी देश में इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, यानी कि गैर कानूनी गतिविधि इनको रोकने के लिए हमें ऐसे एक्ट की जरूरत पड़ी, और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम हमने 2004 अध्यादेश था, बाद में अधिनियम बन गया था, 2004 हमने पारित किया। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू यहां से निकल के आता है कि निवारक निरोध अधिनियम का मूल्यांकन। ये आप मेरे से पूछोगे कि सर ये जो भी घटनाक्रम है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हमारे जो भी व्यक्ति हैं उनको पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, आप कह रहे हो कि आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट करता है, दूसरी तरफ से आपने एक निवारक नजरबंदी डाल के हमारे सारे क्वेश्चंस खड़े कर दिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चंस खड़े होंगे आपके, क्योंकि देखो दोस्तों अधिकार का मतलब ये नहीं होता कि आप उसका मिसयूज करो, है ना। मेरा मतलब है कि मुझे कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, यानी कि मुझे बोलने का अधिकार है, मैं कुछ भी अनर्गल सड़क पे बोलते हुए चला जाऊंगा क्या, है ना। मेरे घर के पड़ोस में कोई व्यक्ति रह रहा है, मैं जोर जोर से उसकी खिड़की पे जाके बोल रहा हूं कि मुझे बोलने का अधिकार है। अधिकार के साथ कर्तव्य भी बनते हैं, लेकिन जब वो अधिकार
का मतलब है कि अपने खुद का एंजॉयमेंट करो, खुद के तक इसको सीमित रखो। लोगों को या फिर जब देश को इससे थ्रेट पहुंचने लग जाए, देश को इससे नुकसान हो जाए या फिर सांप्रदायिक दंगे भड़क जाए, देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा पहुंच जाए, तो उन अधिकारों को लिमिटेड किया जा सकता है। इसका यही पर्पज है। तो ये निवारक निरोध जो अधिनियम है, इसकी अभी आलोचना हो रही है। अभी क्या पहले से इसकी आलोचना होती आ रही है कि यार ये चीज़ सही नहीं है। इस तरह से आप व्यक्ति को एक तरफ से तो मौलिक अधिकार जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ दे रहे हो, दूसरी तरफ से इनके तहत तो आप बिल्कुल किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हो, वकील से भी नहीं मिलने दोगे, मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश नहीं करोगे, ऐसा किया इसमें जा सकता है। तो इनका मतलब है यार, देश के समय आज के टाइम में जो सांप्रदायिक दंगे फैल रहे हैं, सांप्रदायिकता की स्थिति जिस तरह से भारत में बढ़ी हुई है, जिस तरह से भारत आतंकवाद से भी जूझ रहा है, और जिस तरह से भारत के देश में आपकी एकता, अखंडता, इनको मेंटेन करने के लिए कुछ असामाजिक तत्व हैं जिनके लिए इस निवारक नजरबंदी को लाना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखें, कुछ निर्दोष लोग होते हैं जो पॉलिटिकल विल के थ्रू भी इसको क्या कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना हो, यदि हो सकता है वो उसके अगेंस्ट में वोट करवा दे, उसके पास में बहुत बड़ा वोट बैंक हो, तो उस व्यक्ति को वोट से पहले क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, सो दैट उसको प्रचार ना कर पाए। या फिर कुछ गलत काम हो रहा है, उसके अगेंस्ट कोई बोलने जाएगा, उससे पहले आप उसको क्या कर लो, गिरफ्तार कर लो। उसके पर्सनल राइट तो रहे नहीं, आप क्या कहो, निवारक नजरबंदी के तहत हमने इसको गिरफ्तार किया जाता है, और इसके तहत आप उसका मिसयूज भी कर सकते हो, फंडामेंटल राइट ले भी सकते हो। तो बात यह है कि इसमें अभी आगे का क्या है, फॉरवर्ड व्यू इसका ये है कि हो सकता है इसको और रिवाइज किया जाए, उस कैटेगरी को डिवाइड किया जाए जो आपकी आतंकी गतिविधियां हो, सांप्रदायिकता को भड़काता हो, या फिर देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता को खतरा पहुंचता हो, उसको तो आप प्रोटेक्ट करें, और बाकी के जो मिसयूज हैं उनको भी आप अच्छे तरीके से डील करें। इसका मिसयूज होता है तो दूसरे व्यक्ति को भी उस तरह से ज्यादा सजा देने का प्रावधान बनाया जाए। अब थैंक यू सो मच, और इससे संबंधित आपका जो भी यदि क्वेश्चन बनता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस डाल सकते हो। मैं जब भी टाइम मिलेगा, जब तक जितने भी जो कमेंट आते हैं मैं सब उसका रिप्लाई करता हूं, और इसी तरह से मैं आपका रिप्लाई करूंगा। जो भी आपका डाउट बनता है, जो भी क्वेश्चन आता है, आप उसमें मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस सीरीज को कोशिश रहेगी फिर से कंटिन्यू रखा जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका जो प्यार और जो स्नेह है इसी तरह से बना रहे।